सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का पुनः स्वागत है इस कक्षा में, इस YouTube चैनल पर। अ, देखिए, ये कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि दिसंबर 2025 की जो संभावित परीक्षा है यूजीसी नेट की 2026 वाली, यानी कि जनवरी 2026 में जो होगी, उसके लिए हमें अभ्यास करना है, प्रश्नों का अभ्यास करना है। और प्रश्नों के अभ्यास में हम बड़े यूनिक तरीके से प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। यानी एक ही प्रश्न में हम काफी ज्यादा प्रश्न देख रहे हैं। यानी कि अगर हमने 100 प्रश्न पूरे किए तो आप समझिएगा कि हमने लगभग 1000 प्रश्न पूरे कर लिए। तरीका ही वही है। कल मैंने आपको कक्षा दी, पिछली कक्षा आप देख लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे हमने 2 प्रश्नों पे चर्चा की थी और उस चर्चा में हमने 19 एक ही प्रश्न में 19 प्रश्न देखे थे। अब बताइए कितना सही तरीका है। और दूसरी बात, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो आ रही है उसके लिए भी ये बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा होगी आपके लिए। तो दोनों ही कक्षाओं को, दोनों ही परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज में प्रारंभ कर रहा हूं। अब बिना विलंब में प्रारंभ करता हूं आप सभी के समक्ष। देखिए, इस कक्षा में हम अब पढ़ेंगे अलो अंत्यात पूर्व वर्णस्य का संज्ञा भवति। प्रश्न है कि अलो अंत्यात पूर्व वर्णस्य का संज्ञा भवति। ये प्रश्न है सर। क्या जवाब होगा इसका? भाई, अलो अंत्यात पूर्व उपधा निश्चित तौर पर हमें पता है, लेकिन यहाँ पर निष्ठा भी है। भाई, निष्ठा संज्ञा क्या होती है? ता ता तो निष्ठा। उपधा तो हमें पता चल गया कि अलो अंत्यात पूर्व उपधा। गति क्या है? गति किसको कहते हैं? उपसर्गा क्रिया योगी। क्रिया के योग में जब उपसर्ग होते हैं तो उन्हें गति कहते हैं। अब संहिता क्या है? परासन्निकर्षा संहिता। तो ये प्रश्नों 4 प्रश्न हुए। अब देखिए, गुरुजी ने सर्वभूषण जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है, उनके द्वारा संपादित है। इसमें ये 2019 का पेपर है, 2019 दिसंबर 2019 का है आई थिंक। और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है। अब अलो अंत्यात पूर्व उपधा क्या मतलब हुआ? वर्णों के समुदाय में से जो अंतिम वर्ण हो। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूं, उससे पूर्व के वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे कि यहां हमने लिखा राम। क्या लिखा? राम। अब उपधा क्या होगा इसमें? पहले हम राम को तोड़े, रा में बड़ा की मात्रा, फिर हम देखेंगे माँ, माँ में छोटा आ है। अब इसमें से अंतिम अल कौन सा है? उस अंतिम अल, अब अल के अंतर्गत क्या आता है? आ ई ऊणा। इस प्रत्याहार के मतलब इस माहेश्वर सूत्र में से पहले माहेश्वर सूत्र का जो 14 माहेश्वर सूत्र है, आयोण रिलिका एवंगा एवचा हैवर टालनी मंगना नमा जबिया घटदास जबगड़दास कबजरदा जरदा कुपे से सरल। ये जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों में जो पहला सूत्र वहां से आ ले लो और हल का ला ले लो। इस आ और ला से बना अल, यानी कि सारी वर्णमाला को हमने क्या कहा? अल कहा। अब अंतिम अल से पूर्व का जो अल होगा, भाई अंतिम अल, अल आ है। अंतिम अल, इस राम में अंतिम अल क्या है? इस अंतिम अल ये आ है। अब इससे पूर्व का जो अल है वो क्या है? इससे पूर्व का अल ये है, माँ है। तो यहां पर उपधा संज्ञा किसकी हो जाएगी? तो यहां पर जो माँ है ना, अंतिम अल, अंतिम अल, अंतिम अल से पूर्व, अंतिम से पूर्व यानी कि सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कौन है? माँ। तो इसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। समझ में आ रही है बात? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। आ गई बात समझ में? अब आगे और क्या व्याख्या में कर रहे हैं भाई, इसको मिटाते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। अब ता तो निष्ठा, निष्ठा करने वाला सूत्र क्या है? निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? एतौ निष्ठा संज्ञौ स्तः। कौन एतौ? एतौ ता और तवतु, ता और तवतु, ये ता और हम कहेंगे एक और दूसरा तवतु। इन दोनों की संज्ञा कौन सी? इन दोनों की जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? निष्ठा संज्ञा। देख लो भाई, ये तो हमने देख लिया, ये हो गया। अब ता तवतु निष्ठा, ता और तवतु इनकी क्या संज्ञा है? इनकी निष्ठा संज्ञा है। ठीक है। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहां पर आप देखेंगे
ता तवतु प्रत्यय जो है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। निष्ठा संज्ञक ता और तवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से होते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमें समझ आया एक बात, हमने दूसरी बात, पहले तो हमने क्या क्या जान लिया, हमने ये समझ लिया कि उपधा किसे कहते हैं, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, पहला प्रश्न। हमने दूसरा देखा कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, ता प्रत्यय और तवतु प्रत्यय की जो है निष्ठा संज्ञा होती है। अब तीसरा प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है कि बताइए ता और तवतु ये कैसे प्रत्यय हैं, ये भूतकालिक कृदंत प्रत्यय हैं भाई। भूतकालिक कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो यहां यदि मैं लिखूं कि भूतकालिक, भूत कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत प्रत्यय, प्रत्यय कौन से हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा महाशय, ता और तवतु, ता और तवतु ये क्या है, ये भूतकालिक कृदंत प्रत्यय है। बताइए अब ये हमारे को तीसरा प्रश्न मिला कि नहीं मिला, बताइए आप। यही तरीका है और यही तरीका है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, पूरा सोल्व करेंगे इसको। अब वही गति, गतिश्चा से क्या मतलब हुआ, गति संज्ञा क्या होती है, गति संज्ञा का मतलब क्या है, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पर आपने, हमने निष्ठा पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, हमने निष्ठा को देखा, हमने उपदा को देखा, अब हम गति को देख लेते। गति क्या है, गति मतलब उपसर्ग जो होते हैं वो क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं, क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। प्र पर, अच्छा उपसर्ग कितने हैं, अब यहां पर तो उसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम एक पेज लेते हैं, अरे यार, यस, हम यहाँ पर एक पेज लेंगे, क्या कैसे आएगा पेज, कैसे आएगा पेज बताइए, यस कैसे आएगा, हाँ बैकग्राउंड, अच्छा यही सही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें पेज चाहिए, चलो छोड़ो यहीं पे कर लेंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया हम उसको मिटा देते हैं, फिर आपके समक्ष पेज जगह हो जाएगी। अच्छा देखिए, मैं आपको कह रहा था कि हम गति की बात कर रहे थे कि प्रा आदि जो है ना, प्रादय, ये देखो क्या लिखा है, प्रादय क्रिया योगे गति संज्ञा स्यु। प्रादय क्या है भाई, ये प्रादय क्या लिख दिया, ये क्या है प्रादय, प्रादय का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज प्रादय, तो प्रादय है ये प्रा इत्यादि जो 22 उपसर्ग है ना, ये प्रादय है। प्रादि, अब यहाँ पे तो लिखा नहीं भाई, अब सर आप बताओ गुरुजी आपको याद है कि नहीं, तो देखिए बेटा काउंट करिएगा आप, प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुष दुर वी नी अधि अपि अति शूद अवि प्रति परि उप। एक बार और गिनता हूं, करिएगा काउंट, प्रा परा अप सम अनु अव निस निर, प्रापर अपसम अनु अवन सनेर दोष दोर वियानी अधि अपि अतिशु उद अवि प्रति परियुप। प्रापर अपसम अनु अवन सनेर दोष दोर वियानी अधि अपि अतिशु उद अवि प्रति परियुप। प्रापर अपसम अनु अवन सनेर दोष दोर वियानी अधि अपि अतिशु उद अवि प्रति परियुप। शुद्ध अवि प्रति परियुप, याद किए मैंने, आप भी कर लेना, इसी तरीके से करना, मजा आ जाएगा शानदार तरीके से। अब ये जो प्रा आदि है, अच्छा ये यहाँ पर याद करना, ये कहां पर काम आता है पता है आपको, इंटरव्यू में काम आता है। प्रादि, प्रादय, उन्होंने पूछा गति क्या होता है भाई, तो प्रादि जो होते हैं आप कहोगे प्रादय क्रिया योगी गति संज्ञा शिव, तो प्रादय क्या है बताइए, 22, ये प्रादय क्या है, तो 22 उपसर्ग है। अब वो पूछ लेंगे भाई 22 उपसर्ग कौन कौन से नाम बता सकते हो, और आपने नाम बता दिया, आहा, नाम बता दिया तो फिर अलग ही इंप्रेशन जम जाएगा भाई, यहां काम आते हैं। और दूसरा कहां काम आते हैं, एग्जाम में। मान लो प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा 22 उपसर्गों में नहीं सम्मिलित है, तो वहां पर वही बच्चा ठीक कर पाएगा जिसने 22 उपसर्ग जिसको याद होंगे। तो इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि दो चीज जगह ये काम आएगा, और दोनों ही जगह ब्रह्मास्त्र है, दोनों ही जगह ब्रह्मास्त्र है, बात ध्यान कर लीजिएगा। अब भाई क्या हुआ कि प्रापरा आदि क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। अब ठीक है, हमारे लिए बात समझ में आ गई। अब बताइए सनेता संज्ञा क्या होती है,
अरे हलो अनंतरा संयोगा, मतलब अज भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अचों से अव्यवहित हल जो होते हैं वह संयोग संज्ञक होते हैं। ये तो संयोग संज्ञा हुई। अब सनिता संज्ञा क्या है? सनिता संज्ञा अलग। ये परः सन्निकर्षः ये सनिता संज्ञा है, और संयोग संज्ञा जो होती है अच्छा इन्होंने शायद मेरे ख्याल से कुछ गलत टाइप किया है। देखिए संयोग संज्ञा अलग होती है, संयोग जो है वो डिफरेंट है पूरी तरीके से संयोग सन्निहिता से। संयोग जो है ना ये और सन्निहिता दोनों ही अलग है। मिसप्रिंट है यहाँ पर, हो सकता है गलती से छप गया हो, गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। अब देखो यहां मैं आपको बताऊं, मान लो ये वाला शब्द उठाओ, आप ये वाला शब्द उठाओ, ये जो शब्द आपने उठाया, यहां आपने शब्द देखे आ, अच्छा अग्नि ले लो, अग्नि, ये भी मत उठाओ, अग्नि लो, अग्नि, आ ग और नी, अग्नि। अब इस अग्नि शब्द में आप देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे अग्नि शब्द में? आप अग्नि शब्द में आप ये देख रहे हो महाराज कि अग्नि शब्द लिखा है। अब आगे मैं दिखाऊंगा तब देखोगे, है कि नहीं? अच्छा देखो, अग्नि में आपने आ देखा, अग्नि में आपने क्या देखा? अग्नि में आपने आ देखा, आ तो अच है, और हमने पढ़ा संयोग संज्ञा क्यों किसकी होती है? बीच में अगर अच ना आए और हल ही हल आ जाए तो उन सभी की संयोग संज्ञा होगी, है ना? अब देखो क्या हुआ, आ हुआ, अब आ के बाद क्या है? गा है, गा के बाद क्या है? ना है सर, ना के बाद क्या है? ई है, छोटी ई है। मास्टर, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए मास्टर को, गलती से लिखा गया माफ कीजिएगा। चलिए, इन दोनों की गा और ना की संयोग संज्ञा हुई। क्या संज्ञा हुई? संयोग संज्ञा हुई महोदय। कौन सी संज्ञा हुई? संयोग संज्ञा। अच्छा सन्निहिता क्या है फिर? अब सन्निहिता पूरी तरह इससे अलग है भाई। जो आप संधि करते हो ना, संधि करते हो वही सन्निहिता है, ये मान के चलो। सन्निहिता मतलब परः सन्निकर्षः, सन्निहिता वर्णों की अतिशय सन्निधि ही, वर्णों का अत्यधिक नजदीक आ जाना ही सन्निहिता संज्ञा कहलाता है। अब यहाँ के यहाँ आपने कैसे, जैसे यद्यपि, अब इसको मिटाना पड़ेगा, अब इसको बिल्कुल खल्लास करना पड़ेगा। ये कैसे होगा खल्लास? सब कुछ मिटाना पड़ेगा, इरेज ऑल इंक। ठीक है, डन। अब देखो आप, अब क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि भाई बताइए, क्या बताइए, यह बताइए कि सन्निहिता संज्ञा क्या होती है, और फिर मैं उसका उदाहरण दे रहा था। यदि धन अपि, ये उदाहरण कौन सी संधि का है? कमेंट करिएगा। यहाँ संधि का उदाहरण है, मैंने ही बता दिया। अच्छा क्या बनेगा? ई है और आ है, यानी कि यद का ई आ गया, ये लो, और अपी तो अपी लिखी दो। अब इन दोनों के स्थान पर एका, इन दोनों के, ये देखो ई के बाद आ आया है, ई के बाद आ आया है, यानी कि इको यणची सूत्र हुआ। इक के बाद अच आया तो इक के स्थान पर यण कर दो, और ई का यण क्या, इक का यण में ई का या ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो इको यणची सूत्र ने कहा कि ई के बाद अच है, इसलिए ई के स्थान पर या करो। अब ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया? या कर दिया। अब क्या हुआ? अब ई के स्थान पर हमने या कर दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो अब या किया था, या तो था हलंत, लेकिन इसमें ये वाला आ जुड़ गया, आ इसमें प्लस हो गया तो ये पूरा हो गया। अब पूरा हो गया और ये हमने बना दिया, ये बन गया यद्यपि। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, लिखो, ये हमने दा लिखा और ये हमने या लिख दिया, ये लिखा गया यद्यपि। तो ये जो दा और या ये जो, सॉरी, ये जो ई और आ जब बहुत अत्यधिक निकट आए तो इनकी जो सन्निहिता हुई वह या हुई, इनकी जो सन्निहिता हुई मिलने पर वह या हुई। तो यही है सन्निहिता संज्ञा। हलों के या फिर अक्षरों के अलों के अत्यधिक नजदीक आ जाने से जो घटना घटती है वह सन्निहिता कहलाती है। ठीक है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सन्निहिता कहते हैं महोदय।
अब देखिए हमने दो प्रश्नों पर कितनी चर्चा की। क्या ये चर्चा व्यर्थ थी? नहीं थी भाई। जिसको आता है उसका रिवीजन हो गया, जिसको नहीं आता था उसको थोड़ा ज्ञान हो गया। पूरा ज्ञान लेना हो तो हमसे जुड़ो। मैं आपको अपना नंबर लिख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, अपनी समस्या बताइएगा, क्या मदद मैं आपकी कर सकता हूँ मैं आपको बताऊंगा। 91 11 35 96 40 अपना पर्सनल नंबर है ये, आप लगाइए, बात कीजिए, है ना। मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा जिसमें आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में जो भर्ती होने वाली से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आप कोर्स लेने के इच्छुक हैं तो हम 2999 का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 से रिलेटेड कोर्स चला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और आप उससे जुड़े। और आप जुड़ेंगे तो देखो, बैच का नाम हमने रखा है योगी, और मेरा सरनेम भी है योगी, कपिल योगी। मैं ही पूरे बैच को आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत विषय को लेकर, और मेरा नाम है योगी या फिर बैच का नाम है योगी, निश्चित ही सफलता होगी, निश्चित तौर पर होगी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो, और मैं आपका। चलिए, हाँ पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगी, पढ़ने वालों के ही चयन हुआ करते हैं भैया, और कहीं नहीं तो इंटरव्यू तो दे ही लेंगे, है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं नीचे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब तो हमें पहले ही पता था। अब देखिए, महाकवि कालिदास की विशिष्टता, या फिर पहले प्रश्न ही पढ़ लेते हैं। प्रश्न है महाकवि, हम प्रश्न ये वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं मित्रों, ये वाला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। महाकवि कालिदासस्य, थोड़ी जगह और ले लेते हैं। यस, देखिए ये महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धौ कस्यालंकारस्य उदाहरणं रूपेण प्रयोग क्रियते। भाई उपमा इसका जवाब है, अब सबको पता है कि महर्षि कालिदास जो हैं वह, उनका एक प्रसिद्ध अलंकार है उपमा अलंकार। कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुण। कहते हैं तो उपमा कालिदास से जो कहा गया है इसी से प्रश्न बना दिया लोग। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। लेकिन इतना ही नहीं पढ़ना है, और भी देखते हैं और क्या क्या चर्चा है, उनकी भी बात करते हैं, उसी से तो प्रश्न बनेंगे। ये तो पूछ लिया और ये अगर आ गया तो हम कर देंगे, लेकिन इससे संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो महाकवि कालिदास की विशेषता उपमा के कारण है, और भारवी का प्रधान जो है वह गुण क्या है? प्रधान गुण क्या है भारवी का? अर्थ गौरव के कवि हैं भारवी। भारवी क्या कह रहे हैं? भारवी जो है वो अर्थ गौरव के कवि हैं। अर्थ गौरव के कवि कैसे? भाई कहते छोटी बात है कहते छोटी बात है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा होता है। देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर, ऐसी बातें कुछ ये करते हैं, ठीक है। ऐसी बातें करते हैं, छोटी बातें लेकिन बड़ी बातें। क्या है भाई? पढ़ेंगे आप 12वीं का पहला सर्ग लगा हुआ है किरातार्जुनीयम का, निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। श्रेयःपति श्रीमति शासितुम जगत, ये तो कौन सा हो गया? ये तो हो गया आपका शिशुपाल वदन का। अब श्रियः कुरूणाम अधिपश्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः। सवर्ण लिंगी, वह वर्णलिंगी ब्राह्मण का वेश धारण करके जो वनेचर गया है, विदित सब कुछ जान करके, समाययौ सम्यक प्रकार से पधार रहा है। समाययौ में भी बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं, इसी की व्याख्या करने बैठोगे तो एक कक्षा हो जाएगी। इसीलिए इनको अर्थगौरव का कभी कहा जाता है। और दंडिना पद लालित्य या फिर नेषधे पद लालित्यम मागे संति त्रियो गुणा। और महाकवि काव्य में तो ये तीनों ही गुण है, पद लालित्य, उपमा और अर्थ गौरव। माँ की तो बात ही अलग है भाई। शिशुपाल वदन का क्या है? मंगलाचरण बताइए। मैंने किरातार्जुनीयम का बताया, शिशुपाल वदन का है श्रिया श्रियमति श्रीमपति श्रियः कुरुणाम, ये तो उसका हो गया। श्रियमतिम श्रियः पतिम श्रीमति शासितुम जगत् जगन्निवास वसुदेव सद्मनि हिरण्यगर्भान् भवं चतुर, क्या है? हिरण्यगर्भान्
अब यहाँ पर कैसेट अटक गई है, क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का। आप इसका पूरा करके लिख दीजिएगा। मैं अभी ब्लैंक हो गया, मतलब भूल जाती भाई बुद्धि। देखो इंसान हूँ, इंसान हूँ, इंसान आदमी हूँ मैं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। और गलती कहाँ यार, जो जिसने गलती मान ली वो गलती गलती थोड़ी रह गई। अब भूल गया, उतर गया दिमाग से, क्या था। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, आपका समय खराब नहीं करेंगे। लेकिन आप जरूर लिखिएगा, ये पूरा श्लोक लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, कहिएगा गुरुजी कोई बात नहीं आपसे नहीं बना, या फिर भाई साहब आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं, हमने ये लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। आपका बड़ा आभार होगा मेरे ऊपर अगर आप इतना कर देंगे तो। वैसे आप कक्षा यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो ये आपका बड़ा आभार है मेरे लिए तो। अच्छा ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो कालिदास जो है महोदय, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी चित्रालंकार और अर्थालंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए अर्थगौरव के कवि है, भारवी जो है यह अर्थगौरव के कवि हैं। अर्थगौरव ये तो हमें याद है ना भाई, ये तो हमें याद है कि भारवी अर्थगौरव के कवि हैं। अब अर्थगौरव से ही याद कर लो अर्थालंकार, अर्थालंकार अर्थगौरव से ही याद कर लो रे बचवा, अर्थालंकार अर्थगौरव से ही याद कर लीजिए। तो अर्थालंकार के कवि कौन हो गए, महर्षि महाकवि भारवी, ठीक है। अब ठीक है, अब चित्रालंकार, अरे अर्थाचित्रा 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 दोनों में है, रारा रारा अर्थाचित्रा अर्थाचित्रा, ठीक है। तो अर्था से ही जोड़ो, अर्था चित्रा, अर्था चित्रा, चित्रा त्रिपाठी, न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी की बात हो रही है यहाँ पर, उनकी बात नहीं हो रही है, अन्यथा मत लीजिएगा। अर्थ चित्रालंकार की बात हो रही है, हम तो अर्था और चित्रा को थोड़ा रिलेट कर रहे थे। तो भारवी के जो दो प्रसिद्ध अलंकार हैं, जिनके लिए भारवी प्रसिद्ध हैं, जिनका प्रयोग वे अत्यधिक करते हैं, वह चित्रालंकार और अर्थालंकार है। अर्थ गौरव से हमने अर्थालंकार को याद कर लिया, और अर्था चित्रा करके हमने चित्रालंकार भी इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। अब माघ जो है, माघ उपमा के लिए भी प्रसिद्ध है और उत्प्रेक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों किसके लिए हो जाएगा, माघ के लिए, ठीक है। अर्थांतरन्यास और चित्रालंकार ये किसका है, ये अच्छा देखो, अब माघ में तो तीनों गुण है ना भाई, अर्थ की भी बात करेंगे, चित्र की भी बात करेंगे, और उपमा की भी बात करेंगे, उत्प्रेक्षा की भी बात करेंगे, तभी तो पदलालित्य आएगा। माघ में तो माघे संति स्त्रिय गुणा कहा है ना, तो अलंकार भी ज्यादा होंगे ना भैया, ऐसे याद कर लो यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। हर चीजों को रट के बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। अब स्त्री अर्थ जो है ये नेषधे, स्त्री अर्थ किसकी रचना है, रचनाकार है नेषदी चरितम के। तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा क्या बोले, उत्प्रेक्षा बोले महाराज। तो उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा का प्रयोग करिए आप, पद लालित यूं ही आ जाएगा। अतिशयोक्ति का प्रयोग करिए, अतिशयोक्ति, दंडी ने खूब 10 कुमार चरितम में इतनी अतिशयोक्ति करी है, आप देखोगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो क्या हॉलीवुड की मूवी चल रही है क्या है। उधर उधर से कौन सा वर्मा आता है, इधर से ये वर्मा पहुंच गया, उधर से ये हो गया भाई। अरे वो तो वो सुनाएंगे हम कहानी आपको, हिंदी वाली सुनाएंगे। ये दंडी का 10 कुमार चरित्र, इसको पढ़ के देखिएगा आप, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी बिना स्क्रीन के। ऐसे लिखा है उन्होंने ऊपर, कुछ भी कभी भी हो रहा है। तो यही तो है भाई अतिशयोक्ति। श्री हर्ष जो है देखो, दंडिना पद लालित्यम अपने कहा, दंडिना, तो दंडी जो है ना, दंडी का, दंडी भी कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति के कवि हैं, अतिशयोक्ति के कवि हैं। और श्रीहर्ष की बात यदि हम करें तो नेषदी चरितम में निषद, और आप देखेंगे कि नेषदी चरितम में हंस का बड़ा व्याख्यान आता है, कि वो कहता है कि क्या कहता है हंस, हंस कहता है, अरे वो बड़ा ही सुंदर श्लोक है यार, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा, यही है ना। इसी प्रकार से बड़ा ध्यान आया मुझे, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा, थोड़ा घिसी पिटी कैसेट लगी हुई है पुरानी। तो ये मतलब इसमें श्री हर्ष ने नेषदी चरितम में हंस के द्वारा कहलवाया श्लोक कि हे राजा नल, मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है,
मेरी छोटी सी तो नहीं, मेरी एक पत्नी है, वह गर्भवती है, और अगर मैं मर गया या फिर तुम मुझे ले गए तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? हे ईश्वर, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, इस प्रकार से कुछ कहता है वो। तो हंस बोल रहा है तो अतिशयोक्ति ही तो हुई मेरे बाबा, अतिशयोक्ति ही तो हो गई रे दादा। हंस बोलता है क्या मनुष्य की आवाज में? क्या हंस किसी का दूत हो सकता है क्या? अतिशयोक्ति हुई कि नहीं हुई? अतिशयोक्ति हुई। और दंडी ने तो इतनी इतनी अतिशयोक्ति करी है दादा, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। पढ़ेंगे हम, आप सब हमसे जुड़िए। अच्छा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का प्रयोग ही पदलालित्य के लिए होता है। तो उत्प्रेक्षा माघ में भी है, क्योंकि माघ में तो तीनों गुण है। श्रीहर्ष के लिए भी उत्प्रेक्षा आ जाएगा, दंडी के लिए भी आ जाएगा भाई, यदि वो कोई काव्य काव्य लिखते हैं तो दंडी के लिए भी आ जाएगा, और उत्प्रेक्षा श्रीहर्ष के लिए तो आ ही जाएगा। तो पदलालित्य से दो चीजें जुड़ी हैं, पदलालित्य से अतिशयोक्ति अलंकार जुड़ा है, पदलालित्य से उत्प्रेक्षा अलंकार जुड़ा है। ठीक है। और उपमा कालिदास क्या है, तो माघ भी उपमा का हो जाएगा, क्योंकि उसमें तीनों गुण है। उत्प्रेक्षा पदलालित्य से है, अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा दोनों पदलालित्य से है, तो दोनों माघ के हो जाएंगे। और चित्रालंकार अर्थालंकार अर्थ गौरव से संबंधित है, तो माघ में ये भी आ जाएंगे, है ना। चित्रालंकार अर्थांतरन्यास अर्थालंकार जितने भी सब आ जाएंगे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयोग किया ही है। अब देखो भाई, क्या ये चर्चा गलत लगी क्या आपको? क्या आपको ऐसा लगा कि हमने समय बर्बाद किया? हमने समय बर्बाद नहीं किया, हमने किसी प्रकार से आपका समय बर्बाद नहीं किया। आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। संस्कृत गंगा की ये बड़ी प्यारी पुस्तक है, आपको लेने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो ले सकते हैं, वैसे हम तो पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए हम इस कक्षा में कितने वो लेंगे ये आपको बताना पड़ेगा क्या मुझे? थोड़ा सा समय देंगे मित्रों? मदेक पुत्रा जननी जरातुरा विरटा तपस्विनी, इस प्रकार से आता है यार, बड़ा मजा आता है इसमें। तो हम इसमें, मैं आपका रिस्पॉन्स देख रहा हूँ अभी, पता है आपको, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए बस। हाँ, तो श्लेष और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर लिखा हुआ है। भवभूति, हाँ, तो भवभूति के लिए कौन कौन से अलंकार हैं? भवभूति तो भाई पूछो ही मत, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, कितने खतरनाक खतरनाक ग्रंथ इन्होंने लिखे, सब में करुण का वो, महावीर में वीर रस, उत्तर रामचरित में करुण, करुण रस कहते हैं कि करुण एको रसा करुण एव निमित्त भेदात, का एक रस केवल करुण ही है, उसी के प्रवेद इत्यादि हो जाते हैं। तो भाई भवभूति क्या कर रहे हैं? उपमा भी है, उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है, काव्यालिंग भी है और रूपक भी है। बाणभट्ट तो विरोधाभास और श्लेष के कवि हैं। श्लेष के क्यों? श्लेष के कवि हैं बाणभट्ट, ध्यान रखना। श्लेष का कवि, उसे देखो, जो भी व्यक्ति, जो भी कवि, मैं आपको कहूंगा पांचाली शैली में रचना कर रहा है। कौन सी शैली में? पांचाली शैली में जो कवि रचना कर रहा है, निश्चित तौर पर श्लेष का प्रयोग करेगा, श्लेष का प्रयोग करेगा ही, श्लेष का प्रयोग करना ही है उसे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पांचाली शैली तो श्लेष का प्रयोग होगा, पक्का होगा। अच्छा, परिसंख्या उत्प्रेक्षा इस प्रकार से हो जाएगा। असुघोष के लिए उपमा रूपक, ये कोई निश्चित नहीं है, ये हमने तीन जो महत्वपूर्ण पढ़ लिए उसके लिए उसी को देखो आप। अंबिका दत्त व्यास का याद रख लीजिएगा, विरोधाभास। अंबिका दत्त व्यास याद करना सिखाऊं, बड़ी शानदार ट्रिक बन रही है मेरे दिमाग में इसकी। देखो, अंबिका, अंबिका, अंबाली का नाम सुना है? अंबालिका का नाम सुना है क्या? अंबिका से ले लो अंबा, जिसको पितामह भीष्म ने अस्वीकार कर दिया था जब वे चित्रांगद विचित्रवीर के लिए काशी नगरी में स्वयंवर को जीतने गए थे। उसमें अंबा, अंबिका और अंबालिका तीन कन्याएं थीं। अंबा ने कहा था कि आपने मुझे जीता है, इसलिए आप ही मेरे स्वामी हो, मैं चित्रांगद विचित्रवीर से क्यों विवाह करूं, या तो आप मुझे स्वीकार करो। और वो पहले तो उसने ये कहा था भाई मैं तो किसी और का वर्ण कर चुकी हूँ, मैं तो तुम्हारे काम की नहीं हूँ,
तो उसको छोड़ दिया था। फिर ये अपने आशिक के पास गई, अपने प्रेमी के पास गई, तो उसने कहा कि तुझे तो भीष्म ने जीत लिया है, तो उसी के पास जा। तो फिर अम्बा वापस आई और भीष्म ने कहा कि नहीं, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं कर सकता। और फिर अम्बा ने कहा कि भाई आपने मुझे जीता है, मैं चित्रांगद चित्रवीर से विवाह नहीं कर सकती, मैं तो आपसे, आप मुझे मेरा वर्ण करें। लेकिन अम्बा को फिर अस्वीकार कर दिया। फिर अम्बा ने उन्हें श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि भाई मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और फिर ये विराट नरेश के यहाँ पर उत्पन्न हुई शिखंडी के रूप में। ठीक है, अब देखो और फिर कैसे क्या होता है आपको सब पता है कि अर्जुन ने कैसे इनको सरसैया पर सुलाया। अब देखो यहाँ पर जो अंबा है, ये अंबा की सीधी लड़ाई किससे चल रही है? ये अंबा की सीधी लड़ाई चल रही है भीष्म से। किससे? भीष्म से। और महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी? महाभारत लिखी, महाभारत किसने लिखी बताइए? व्यास ने। किसने लिखी? व्यास ने। तो इन व्यास ने इस अंबा का भीष्म के साथ विरोध करवाया। क्या करवाया? विरोध करवाया। इस व्यास ने इस अंबा का भीष्म के साथ विरोध करवाया। इसीलिए अंबिका, इसीलिए क्या, इसीलिए इस अंबिका दत्त व्यास का विरोधाभास हो गया। क्या ट्रिक बनी है? तालियां तालियां तालियां, क्या बात है। इस अंबिका दत्त व्यास का विरोधाभास अलंकार हो गया। क्या बात है, कपिल महाराज की जय। चलो आगे बढ़ो, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर तो क्या सभी को पता ही था पहले से ही। तो ये कक्षा इन दो प्रश्नों पर ही रखते हैं। आपका रिस्पांस कैसा रहता है उसके अनुसार आगे बढ़ेगी कक्षा। भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ भी कर दूंगा। मेरी कक्षाओं को लाइक किया करो रे। चलो चलिए वापस आते हैं, देखता हूं, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, छोटी छोटी कक्षाएं, आपका रिस्पांस बढ़ेगा तो मैं बड़ी बड़ी कक्षाएं लेकर आऊंगा। ये आधे घंटे की कक्षा में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दो प्रश्न हमने इसमें देखे, आप सभी का साथ मिला, मुझे उसके लिए धन्यवाद। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आप चैनल को हाइप नहीं करते हैं, आपके पास यदि हाइप का ऑप्शन आ रहा है मेरी वीडियो के नीचे, तो आपको हाइप करना चाहिए। मेरा कंटेंट इतना कमजोर नहीं है, आपको हाइप करना चाहिए। आप हाइप करेंगे तो थोड़ा मुझे प्रोग्रेस मिलेगा। और यदि आप वीडियो देखते हैं और आप अंत तक यदि देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको लाइक भी करना चाहिए। और यदि आपको थोड़ी सी भी उपयोगी कोई वस्तु लगी यहाँ पर, तो आपको जरूर लाइक करना चाहिए। खैर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। 9111359640 ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डालें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप मुझसे बात करें, मुझसे जुड़ें। निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छी तैयारी मिलकर कर लेंगे और अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और आपके अंदर प्रतिभा रही तो हम चयन भी ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।